नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में तुलनात्मक अध्ययन के बारे में देखेंगे और इसके अलावा ठोस, द्रव, गैस पर ताप का प्रभाव पढ़ेंगे और इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग का रह जाएगा, उसमें बता देंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन होती है। आज तक यदि आप नहीं समझ पाए तो आज समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास को। हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है ठोस। तो ठोस वे पदार्थ, ध्यान से, ठोस वे पदार्थ है जिनका आकार एवं आकृति निश्चित होती है। तो क्या कहेंगे कि ठोस वे पदार्थ है होते हैं जिनका आकार एवं आकृति निश्चित, आकार एवं आयतन निश्चित होता है। क्या लिखोगे? आकार, आकार प्लस आयतन, आयतन क्या होता है इसका? निश्चित होता है, निश्चित, निश्चित, ठीक है। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस जो होते हैं पूर्णतः असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णतः असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब ये होता है कि उस पर दाब डालकर उसके आयतन में परिवर्तन न किया जा सके। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए हम एक ले ले रहे हैं ठोस। क्या ले रहे हैं? ठोस। इसका जो आकार है और आकृति आयतन है, दोनों क्या हम लोग का निश्चित है। कहने का मतलब जिस तरह से दिख रहा है हम लोग का हो जाएगा, ये आकृति हो गई, ये आकार कह सकते हैं। और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिख रही है हम लोग का हो गया मिलाकर आयतन हो गया। तो ये क्या होता है? हम लोग का दोनों ही निश्चित होता है। अब इसके अलावा एक क्या होता है? ठोस जो पूर्णतः असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब होता है कि किसी पदार्थ पर दाब डालकर उसके आयतन में परिवर्तन न किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? असंपीड्य। क्या कहेंगे? असंपीड्य, ठीक है। तो एक क्या होता है? दूसरा क्या लिख दोगे? दूसरा नंबर, यह पूर्णतः, यह पूर्णतः, पूर्णतः असंपीड्य होता है। असंपीड्य होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, संपीड्यता के बारे में बता दें। यहाँ पे एक आया असंपीड्य, यहाँ पे एक आया है टॉपिक आया है असंपीड्य, असंपीड्य। तो संपीड्य की संपीड्यता क्या होती है? तो लिख ले रहे हैं संपीड्य, संपीड्यता। संपीड्यता क्या है देख लीजिए। तो संपीड्यता पदार्थ का वह गुण है जिससे किसी पदार्थ पर दाब डालकर उसके आयतन में परिवर्तन किया जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ पर दाब डालकर, दाब डालकर उसके आयतन में परिवर्तन करने की क्रिया, करने की क्रिया, ठीक है। तो किसी पदार्थ पर दाब डालकर उसके आयतन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया या क्रिया ही क्या कहलाती है? संपीड्यता कहलाती है, ठीक है। आप देखिए, जो ठोस होता है इसका अंतरा आणविक बल सबसे मजबूत होता है। ठोस जो होता है, ठोस पढ़े है ना, तो ठोस का अंतरा आणविक बल सबसे क्या होता है? बल सबसे मजबूत होता है। तो क्या लिख देंगे? अंतरा, अंतरा आणविक बल सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, मजबूत होता है। तथा इसकी अंतरा आणविक गति जो होती है सबसे कमजोर होती है। अंतरा आणविक गति
बात को समझिए थोड़ा-सा, ठीक है? तो इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग का क्या बताएँगे, ठोस है, क्या है? ठोस। तो इसमें पहला कह रहा है कि इसकी अंतरा आणविक बल सबसे मजबूत है, मतलब इन कहने का मतलब कि जो इनके अणुओं के बीच में जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं पदार्थ के, तो उनके अणुओं के बीच में जो मजबूती एकदम एक-दूसरे क्या किए रहते हैं, जकड़े रहते हैं। इसमें जो क्या है, एक-दूसरे क्या किए हैं, एकदम जकड़े हुए हैं। तो इनकी जो अंतरा आणविक बल क्या है, शक्ति क्या है, सबसे मजबूत होती है। और जो इनके अणुओं गति होती है, जो अणु होते हैं पदार्थ के, तो इनको जो गति होती है सबसे कमजोर, मतलब ये चल नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि जब मजबूती से जुड़े रहेंगे, जुड़ने का मतलब पूरा घना होता है, तो घना में आदमी नहीं दौड़ सकता, कोई भी नहीं दौड़ सकता, नहीं गति से, तेज गति से नहीं दौड़ सकता है। लेकिन जब हम बीरक पा जाएंगे थोड़ा सा, तो उसमें तेज गति से दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घना होता है, तो इसलिए इसकी गति क्या हो जाती है, अंतरा आणविक गति जो हो जाती है इसके ठोस के, कमजोर हो जाती है, यानी कि कम दौड़ पाते हैं इसके अणु, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ जा रहे हैं। अब देखिए, जो ठोस होता है, ठोस दो प्रकार का होता है। अब जान लीजिए, ठोस कई प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार है? दो। तो ठोस के हम लोग के दो प्रकार है। ठोस के दो प्रकार है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक वो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है? तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम लोग का होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसका आकार एवं गलनांक, वे पदार्थ जिनकी आकृति एवं गलनांक निश्चित होता है। आकृति एवं गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। वो क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस। इसकी क्या होती है? आकृति, बनावट वही आकृति, आकृति प्लस गलनांक। गलनांक दोनों का आती है निश्चित, निश्चित होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति और गलनांक क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। जैसे में हम लोग का हो जाएगा हीरा। क्या हो गया? हीरा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हीरा जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हीरा की अगर आकृति के बारे में पूछा जाए, तो हीरा की आकृति सम चतुष्फल की होती है। क्या होती है? हीरा की आकृति चतुष्फल की होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना? हीरा की कैसी होती है? चतुष्फल की। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हम लोग का रबड़ हो गया। कांच हो जाता है रबड़, जिससे कांच। इसका जो आकृति एवं गलनांक जो होता है, दोनों अनिश्चित नहीं होता है। तो बस यही हो जाएगा हम लोग का आकृति। देख लीजिए, आकृति प्लस गलनांक, गलनांक दोनों क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है हम लोग का अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण जैसे हो जाएगा रबड़, रबड़ प्लस कांच, ठीक है? ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो ये उतार लीजिए, ठीक है? यदि इसका उदाहरण के बारे में देख लिया जाए, जैसे ठोस का उदाहरण क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए। ठोस के उदाहरण में लकड़ी लिख लीजिए, लकड़ी, कोयला, लोहा, ईटीसी लिख लीजिए, ठीक है? तो अब ये हो गया होगा, अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब अगला टॉपिक हम लोग का है द्रव। क्या है? द्रव।
द्रव। तो द्रव को हम लोग इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड। LIQUID। द्रव। द्रव क्या है? वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। कहने का मतलब द्रव वे पदार्थ है जिसको जिस पात्र में रखा जाए वो ऐसा आकृति ले लेता है, ठीक है, और लेकिन इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव जैसे हम देख ले रहे हैं, द्रव कह रहा है कि इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे हम 1 लीटर द्रव को ऐसे पात्र में ले रहे हैं, यहाँ तक भर दिए, ठीक है, द्रव भर दिए हम, ठीक है, जिसका आयतन हम लोग का हो गया। मान लीजिए कि इसका ऊंचाई हम लोग का 5 है, चौड़ाई 4 है, और ठीक है लंबाई 5 धर लो, इसको चौड़ाई धर लो 1 को, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग का आयतन इसका आ गया 20। क्या आ गया? 20। देखिए इसकी आकृति द्रव की ऐसी थी, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको पतला कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से भर दे रहे हैं यहाँ तक, तो द्रव थोड़ा देखोगे तो ऊपर आ गया, यानी इसका आकार क्या हो गया? बदल गया, आकार बदल गया। लेकिन 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 यहाँ पे हम देखेंगे कि आयतन इसका कितना ही रहेगा? 20। अब इसका क्या हो जाएगा? इसका जो ऊंचाई हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। इसमें जो लंबाई हो जाएगी हम लोग का 2 हो जाएगा इस पात्र का। फिर वही चौड़ाई को धर लेंगे, ठीक। ये भी कितना आ गया? आयतन 20 आ गया, ठीक है, 20 आयतन हो गया। बस वही यही कह रहा है कि जो द्रव होता है उसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे होता है आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। द्रव जो होता है जिस पात्र में रखा जाता है इससे वो वैसी आकृति ग्रहण कर लेता है। लिख लीजिए, यह जिस पात्र में रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है वैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, आकृति बना लेता है, ठीक है। तो द्रव के उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे द्रव के उदाहरण में हम लोग का हो जाए एग्जाम्पल, देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। तो द्रव के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जल, जिसका सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इसके अलावा हम लोग का दूध ले रहे हैं, मतलब द्रव यही हो गया, ठीक है ना, द्रव लिक्विड, ठीक है, जिसका प्रसार कर सके, ठीक है। तो अब यह हो गया हम लोग का द्रव, बस इतना देख लीजिए, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, उतार लीजिए। अब अगला हम लोग का गैस हो जाए। क्या हो जाएगा? गैस। टॉपिक क्या हम लोग का? गैस। ठीक, गैस के बारे में चलिए, तो गैस के बारे में देख ले रहे हैं। तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते। वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है वे गैस कहलाते हैं। लिख दें पूरा? चलिए लिख दे रहे हैं।
चलिए आकार आकार प्लस आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल गैस के एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। गैस एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं हम, ऑक्सीजन ले लो, O2 ले लो, मीथेन हो गया, मीथेन O2 का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है ना, मीथेन ये भी मीथेन गैस है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4, अमोनिया ले लो, NH3, मतलब जितने भी गैस होती हैं उनका आकार और जो आयतन होता है दोनों क्या होती है, अनिश्चित होती है। क्या होती है, अनिश्चित। अब देखिए थोड़ा सा गैसों के गुण के बारे में जान ले, थोड़ा सा गैसों के गुण के बारे में जान ले रहे हैं। तो गैसों के गुण हेडिंग डाल दे, गैसों के गुण। गैसों के गुण, तो देखिए सामान्य ताप दाब पर, ठीक है, सामान्य ताप दाब पर सभी गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। सामान्य ताप दाब पर गैसों के सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है, जो एवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन को ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। गैसों पहला नंबर इसमें लिख सकते हैं गैसों गुण में कि सामान्य ताप दाब पर सभी गैसों के सभी गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है, 4 लीटर होता है, जो एवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग गैसों का गुण। इतना उतार लीजिए, फिर अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। क्या अगला टॉपिक हम लोग का, जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन के बारे में देखा जाएगा, उसे मिटा दे रहे हैं। मिटा देना, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्या पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन देखने जा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, तो इनमें तुलना करने जा रहे हैं, किसका शक्ति कौन सा अधिक है, किसका गतिज ऊर्जा अधिक है, किसका अंतरा आणविक बल अधिक है, किसका उष्मीय प्रसार अधिक है, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे घनत्व 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 तो घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस का, किसका हो जाता है, ठोस का। इसके बाद में
द्रव का हो जाता है, किसका हो जाता है, द्रव का। फिर इसके बाद में किसका हो जाएगा, गैस का। क्या होता है, गैस का। घनत्व को घना घना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वही घना घना किस में रहेगा, ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, गैस फिर दे। अब अंतरा आणविक बल देख ले रहे हैं। अंतरा आणविक बल सबसे मजबूत किसका रहता है, अंतरा अंतरा आणविक बल, आणविक बल सबसे अधिक होता है ठोस का। किसका होता है, ठोस का। फिर किसका हो जाएगा, द्रव का। फिर किसका हो जाएगा, गैस का। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आ जाता है हम लोग अंतरा आणविक गति। लिख ले रहे हैं, अंतरा आणविक गति, अंतरा आणविक गति। तो गति किसकी अधिक हो जाएगी, जो विरल रहेगा, ठीक है, जिसके कण जो रहेंगे दूर दूर, और वो कहाँ दूरी दूरी पर रहेंगे, तो तेजी से दौड़ लेंगे, तो गति किसकी अधिक हो जाएगी, गैस की। ठीक है, किसकी हो जाएगी, गैस की। इसके बाद में किसकी हो जाएगी, द्रव की। किसकी हो जाएगी, द्रव की। फिर ठोस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंत में क्या आएगा, ठोस। अब देखेंगे उष्मीय प्रसार। उष्मीय प्रसार किसका अधिक होता है, यानी कि ताप देने पर कौन तेजी से फैलता है, उसे क्या कहेंगे, उष्मीय प्रसार। देख ले, उष्मीय प्रसार देख ले रहे हैं, उष्मीय प्रसार, प्रसार। तो उष्मीय प्रसार का मतलब बता दिए कि ताप देने पर कौन तीनों में से बहुत तेजी से फैल रहे हैं, उसे क्या कह देंगे, उष्मीय प्रसार। तो उष्मीय प्रसार सबसे ज्यादा हम लोग गैस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गैस का। फिर क्या हो जाएगा, द्रव का। किसका हो जाएगा, ठोस का, है ना। विसरण देख लेना, विसरण किसका सबसे ज्यादा होगा, तो विसरण भी किसका अधिक हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस का। फिर किसका आ जाएगा, द्रव का। फिर किसका हो जाएगा, ठोस का। विसरण का मतलब ये फैलाव हो गया, कौन सबसे ज्यादा फैलेगा, ठीक है, तो कौन फैलेगा, ये गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। इसके बाद में गतिज ऊर्जा देख ले, किसकी शक्ति अधिक होगी, गतिज ऊर्जा, गति करने की ऊर्जा किसमें अधिक होगी, ठीक है ना। तो देख ले रहे हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गति करने की शक्ति इसमें ही होगी, गैस में। फिर आ जाएगा द्रव में, फिर हो जाएगा ठोस में। ठीक है, तो हम लोग को पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में देख लिए। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है। मिटा दे, मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं अगली टॉपिक हम, ठोस द्रव गैस पर ताप का प्रभाव। ठोस द्रव तथा गैस पर, गैस पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बबुआ, ठीक है। इसको समझ लीजिए, जल्दी समझ नहीं पाते हैं बहुत लोग, ठीक है। देखिए, हम लिख रहे हैं ठोस, क्या लिख रहे हैं, ठोस। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। क्या हो जाएगा, ठोस। ठोस से फिर क्या है हम लोग का है, द्रव, द्रव। फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, गैस। ठीक है, एक ही बार में सब समझा देंगे। यहाँ से हम लोग का हो गया द्रव, इधर हो गया ठोस, इधर हो गया गैस, इधर हो गया द्रव। ठीक, अब देखिए, कह रहा है कि वह ताप, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ को ताप देकर, किसी पदार्थ को ताप देकर द्रव में बदल दिया जाए, क्या कहलाएगा,
वह ताप गलनांक बिंदु कहलाता है। अच्छा, इसको समझने के लिए सोचिए, थोड़ा-सा कहानी सुन लीजिए। यहाँ पे 2 लड़के हैं, क्या है? 2 लड़के आए और अपने-अपने घर से कुछ जेब में पदार्थ भर के लेके आए हैं, ठीक है ना? कुछ पदार्थ और आपने में बहस करने चल दिए, कहें चलो देखो हम ऐसे पदार्थ लेके आए जिसको हम गरम करेंगे और किसमें बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा, ठीक है? वो भी कह रहा है चलो करके दिखाओ, कह रहा है कि अभी इतना ही नहीं और हम करके दिखाएँ, द्रव को भी किसमें बदल देंगे? गैस में बदल देंगे। तो चलो बदल के दिखाओ, तो कह रहा है अभी लो और उससे भी ज़्यादा कर देंगे कि ठोस से तुरंत किसमें बदल देंगे? गैस में बदल कर। तो जो सामने वाला लड़का है कह रहा है कि अरे कैसे बदल दोगे? चलो हमको दिखाओ। तो कह रहा ठीक है चलो दिखा दे रहे हैं। तो जो ये लड़का था तो उसने क्या किया? ठोस पे ताप दिया। क्या क्या दिया? ताप दिया। यानी कि प्लस क्या किया? ताप दिया। और जब ताप दिया ना तो ये क्या हो गया? गल कर द्रव में बदल गया। लड़कवा जब ताप दिया ठोस को तो किसमें गल कर द्रव में बदल गया। जब गल कर बदला है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। जो ताप हो जाता है ना तो इसे कहते हैं गलनांक बिंदु। ये जो ठोस का होता है क्या होता है? ताप। गलनांक बिंदु हो जाता है। अब कह रहा है कि चलो थोड़ा सा अब द्रव को तनी गैस में बदल के दिखाओ, तो कह रहा है कि चलो अभी देख लो। तो क्या करता है? फिर इसे गर्म करता है। किसको? द्रव को। और जब द्रव को गर्म गर्म करता है यानी ताप देता है। गर्म करने का मतलब क्या हो गया? ताप देता है और ज्यादा ताप देता है तो किसमें बदल जाता है? गैस में। और जब गैस में का मतलब किसमें बदल जाता है? उष्मा में। किसमें? उष्मा में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताइए तो जरा? वाष्पन। यानी कि वाष्प में बदल जाता है तो क्या कहते हैं इसे? वाष्पन। वाष्पन। तो जो सामने वाला लड़का है, अरे भाई हाँ शक्ति तो है तुम्हारे में, थोड़ा सा एक और काम करके दिखा दो, नहीं तो हमको ये ऐसा करो कि हमको ऐसा दिखाओ कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। हम द्रव नहीं देखना चाह रहे हैं। तो बोले, ठीक है बबुआ, तो आपकी इच्छा पूरी कर दे रहे हैं तो चलो दिखा दे रहे हैं। तो क्या किया लड़कवा? जेब में रखा था ऐसा पदार्थ और क्या कर दिया? निकाल दिया। और जब निकाल दिया, निकाल को उसे गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। और जब गर्म कर दिया तो क्या हो गया? गैस में बदल दिया। तो हाँ बबुआ तो मान गए बात को। और जब ठोस से सीधा क्या हो गया? गैस में बदल गया। तो क्या हो गया? ऊर्ध्व, ऊपर की तरफ उड़ गया। गैस में बदल के ऊपर की तरफ उड़ गया। तो इस क्रिया को कह देते ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से गैस में बदलने की, ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। ठीक है। क्रिया का कह देंगे ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन मतलब ऊपर की तरफ पतन हो गया इसका, ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन। अब इस जो लड़का करके दिखा दिया, कहेगा अब चलो ठीक है हम तो ये काम कर दिए, आप करिए तो जाने। आप क्या करिए? गैस है ना तो गैस को सीधा द्रव में बदल के दिखाओ हमको। चलो भाई वो करे, चलो ठीक है करके दिखा देंगे। तो नहीं नहीं इतने से नहीं होगा, हम भी यहाँ से 3 प्रक्रिया किए थे, आप भी चलो द्रव से फिर ठोस में ही बदलना, इसके बाद में गैस से ठोस में भी बदलना। तो बोले चलो तैयार है हम भी। तो जब तैयार हो गया लड़का तो कहे चलो। अब कहा कि तो लड़का ताप को देकर गैस में बदला था। अब जो ताप दिया था तो इसको क्या करने, दूसरा लड़का जो था वो ठंडा करने लगा। गैस को क्या करने लगा? ठंडा, यानी माइनस ताप दिया। क्या किया? माइनस यानी ठंडा कर दिया। और जब ठंडा कर दिया तो सीधे गैस में, गैस से किसमें बदल गया? द्रव में। किसमें बदल गया? द्रव में। तो इस क्रिया को कह देते हैं संगलन। क्या बोल दिया? संगलन। संगलन। ठीक है। संगलन। संगलन। ठीक है, क्या हो गया? संगलन। अब आगे फिर कहा कि चलो आगे करो, तो ठीक ठीक है कर दे रहे हैं। तो फिर किया, फिर द्रव को क्या कर दिया? फिर ठंडा किया। द्रव को क्या किया? फिर ठंडा किया। जब द्रव को ठंडा किया तो ताप क्या हो जाएगा हम लोग को? माइनस। ताप का कर दिया? माइनस। जब द्रव को ठंडा किया तो द्रव जो है ठोस में बदल गया। और द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बोलो तो, बोलिए बोलिए। निक्षेपण। क्या कहेंगे? निक्षेपण। नहीं, इसे क्या कर देंगे? तो द्रव था तो द्रव से किसमें बदल गया? ठोस में। किसमें बदल गया? ठोस में। जैसे बर्फ होता है ना, बर्फ जल होता है तो जल से क्या होता है? बर्फ जम जाता है। क्या होता है? बर्फ। बर्फ को कहते हैं हाँ हिम। क्या कहते हैं? हिम। तो इसका क्या हो जाता है? हिमांक। क्या हो जाता है इसे? हिमांक। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हिमांक।
हिमांक, हिमांक हो जाता है। एक क्रिया का कहलाएगी हिमांक कहलाती है। यानी कि द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हिमांक। यानी कि बर्फ जम गया, ठीक, कोई भी पदार्थ जम गया तो क्या हो जाएगा? वो उसका हिमांक। जो ताप पर जमता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। अब दूसरा लड़का था, नहीं भाई ऐसे हम भी नहीं मानेंगे, आप पूरा इस गैस से आप भी सीधे ठोस में बदलो। तो कह रहा है कि ठीक है चलो बदल दे रहे हैं। तो लड़का क्या किया? गैस को इतना तेजी से ठंडा किया कि किसमें बदल गया? ठोस में। और जब गैस को सीधे ठोस में बदल देते हैं तो इस क्रिया को कह देते हैं निक्षेपण। क्या कह देते हैं? निक्षेपण। निक्षे निक्षेपण, ठीक है। ऊर्ध्वपातन, यहाँ पे देख लिए ऊर्ध्वपातन, यानी ऐसे पदार्थ लिए थे जो ऊर्ध्व के ऊपर की तरफ उड़ गए। तो ऐसे जो ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल देते हैं उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपतिज पदार्थ। ऊर्ध्वपतिज, ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं उसे कहते हैं ऊर्ध्वपतिज पदार्थ। ऊर्ध्वपतिज पदार्थ, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में बदल जाए उसे कहेंगे ऊर्ध्वपतिज पदार्थ है। उस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपतिज पदार्थ के उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल में हम लोग को आ जाता है आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन को अगर सीधे गर्म करोगे तो किसमें बदल जाएगा? गैस में। इसके अलावा आ जाता है नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड। नौसादर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ठीक है, तो दो उतार लीजिए, फिर इसके बारे में आगे बताएंगे, तो फिर पढ़ाएंगे, तो फिर पूरे उदाहरण बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना है, ठीक है, धन्यवाद।